इस हफ्ते दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था हैं। इस एक हफ्ते में अगले 4-5 सालों की तस्वीर खिंच सकती है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, बताते हैं। 13 मई को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब पहुंचे। 14 मई को कतर और यूएई की जमीन छूने वाले हैं। ट्रंप ने यह भी कह दिया है कि 15 मई को उनका जहाज इस्तांबुल उतर सकता है, जहां रूस और यूक्रेन की वार्ता लगभग तय है। वहां रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी पहुंच सकते हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि वो पुतिन का इंतजार करेंगे। अब इसी टेबल पर ट्रंप भी बैठने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर उनके लिए कुर्सी नहीं रखी गई थी। ठीक वैसे ही जैसे पहले कश्मीर मुद्दे पर बगैर आमंत्रण मध्यस्थ बनने की जिद पर अड़े हैं। ट्रंप को शांति का क्रेडिट तो चाहिए ही, साथ ही खाड़ी से $1 ट्रिलियन का सौदा भी चाहते हैं। सऊदी से सीधे 1 ट्रिलियन की डिमांड कर चुके हैं। उधर इजराइल की हालत इस सबके बीच असहज है, क्योंकि ट्रंप इस बार इजराइल नहीं जा रहे। तो आज के शो में हम जानेंगे कि इस हफ्ते हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है। नए वर्ल्ड ऑर्डर की झलक कैसे दिखेगी, ट्रंप खाड़ी के देशों से क्या चाहते हैं, सऊदी अरब को उन्होंने पहली स्टेट विजिट के लिए क्यों चुना, क्या वो वाकई इस्तांबुल जाएंगे, क्या पुतिन से मुलाकात होगी, क्या रूस यूक्रेन युद्ध में कोई नया मोड़ आएगा, इजराइल इस नए समीकरण में कहां खड़ा है। ढेरों सवाल हैं, सबके जवाब मिलेंगे सिलसिलेवार विस्तार से। लेकिन सबसे पहले जान लीजिए परिचय। मेरा नाम है उपासना और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Bank of India, Hire and Candid. ट्रंप के दौरे और इनके पीछे की गणित की बात करेंगे, लेकिन पहले भारत पाकिस्तान से जुड़े सभी अपडेट्स। पहला अपडेट, प्रधानमंत्री मोदी 13 मई की सुबह पंजाब के आदमपुर एयरबेस पहुंचे। उन्होंने सफल एयर स्ट्राइक को लेकर जवानों को बधाई दी। एक्स अकाउंट पर उनकी सराहना भी की। पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसने इसी एयरबेस को तबाह कर दिया था, जिसका फैक्ट चेक आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। दूसरा अपडेट, जम्मू कश्मीर के शोपियां में 13 मई को एनकाउंटर में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकवादी मारे गए। मुठभेड़ अभी भी जारी है। तीसरा अपडेट, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान में 12 मई की रात ड्रोन दिखे थे। सांबा और पठानकोट में भारतीय एयर डिफेंस ने ड्रोन को मार गिराया। पंजाब के होशियारपुर में धमाके भी सुनाई दिए। पूरे जिले में ब्लैकआउट कर दिया गया। कुछ देर बाद सेना ने साफ किया कि फिलहाल दुश्मन के किसी ड्रोन की सूचना नहीं है, स्थिति नियंत्रण में है। इससे पहले 12 मई को दोनों देशों के डीजीएमओ ने हॉटलाइन पर बात की थी। सीज फायर के बाद ये पहली बार था कि दोनों देशों के सेना अधिकारियों ने क्रॉस बॉर्डर फायरिंग बंद करने पर चर्चा की। तय हुआ कि अब सीमा पर कोई आक्रामक सैन्य कार्रवाई नहीं होगी। एलओसी पर सैनिकों की संख्या घटाने पर भी बात हुई। फिलहाल 13 मई को जब तक ये शो लिखा जा रहा है, स्थिति सामान्य है। किसी भी अटैक या ड्रोन दिखने की खबर सामने नहीं आई है। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। अब ट्रंप की बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार आधिकारिक दौरे पर निकले हैं। इसके पहले वो पोप फ्रांसिस के फ्यूनरल में रोम गए थे। 13 मई को वो सऊदी अरब पहुंचे। इस दौरान वहां के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान उनके स्वागत के लिए पहुंचे। 14 मई को वो रियाद में गल्फ समिट में हिस्सा लेंगे। इसके बाद इसी दिन कतर जाएंगे। 15 मई को यूएई में ये दौरा खत्म होगा। वहां से वो तुर्की पहुंचने की संभावना जता रहे हैं। तुर्की की बात बाद में, पहले खाड़ी देशों की बात करते हैं। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल की पहली विदेश यात्रा के लिए भी सऊदी अरब को ही चुना था। उस वक्त भी दुनिया चौंकी थी। अमेरिकी राष्ट्रपतियों की परंपरा होती है कि पहले कनाडा, ब्रिटेन या मैक्सिको जाते हैं। ट्रंप ये परंपरा दूसरी बार तोड़ रहे हैं। लेकिन उनके इस दौरे का मकसद क्या है? पहला और सबसे जरूरी मकसद है पैसे का जुगाड़। अमेरिका की अर्थव्यवस्था ने 2025 की पहली तिमाही में गिरावट दर्ज की है। 3 साल बाद ऐसा हुआ है। अब ट्रंप को अरबों खरबों डॉलर की डील चाहिए और इसके लिए खाड़ी देश सबसे मुफीद हैं, खासकर सऊदी अरब। सऊदी अरब और अमेरिका के रिश्ते दशकों से एक पक्के सौदे पर टिके हैं। तेल सऊदी देगा, सिक्योरिटी अमेरिका। ट्रंप इसी तालमेल को एक बार फिर ताज़ा करना चाहते हैं। 20 जनवरी को ट्रंप फिर से व्हाइट हाउस लौटे। 23 जनवरी को एमबीएस ने उन्हें फ़ोन पर बधाई दी। इस फ़ोन पर उन्होंने अगले 4 साल में अमेरिका में $600 अरब का निवेश करने का वादा भी किया। लेकिन ट्रंप यही नहीं रुके। उन्होंने अगले ही दिन कहा कि 600 अरब नहीं, इस डील को $1 ट्रिलियन यानी $1 लाख करोड़ तक पहुंचाइए।
लेकिन पैसों के अलावा एक और मकसद भी है। ट्रंप के मिडिल ईस्ट दूत स्टीव विटकॉफ ने 5 मई को कहा कि हम अब्राहम अकॉर्ड्स का विस्तार चाहते हैं। ट्रंप की कोशिश है कि इस बार सऊदी अरब भी इसमें शामिल हो। अब ये अब्राहम अकॉर्ड क्या है? सितंबर 2020 में ट्रंप ने यूएई, बहरीन और इजराइल के बीच एक समझौता करवाया था। इस समझौते के तहत यूएई और बहरीन ने इजराइल को मान्यता दी थी। ये ट्रंप के अरब इजराइल नॉर्मलाइजेशन पॉलिसी का एक हिस्सा था। वो चाहते थे कि मिडिल के देश इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता दें। अमेरिका का प्लान था इस समझौते में सऊदी अरब को भी शामिल करना, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। सऊदी अरब का कहना था कि पहले फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दी जाए, तभी हम इजराइल को मान्यता देंगे। बाइडेन प्रशासन इसे आगे नहीं बढ़ा सका। अक्टूबर 2023 में गजा में जंग शुरू हुई तो ये काम और भी मुश्किल हो गया। सारी बातचीत ठप पड़ी है। ट्रंप इसे अपने नाम कराना चाहते हैं। यहाँ एक और बात समझिए, सऊदी चाहता है कि अमेरिका उसकी मदद से एक सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाए, लेकिन इजराइल को इस पर एतराज़ है। वो चाहता है कि पहले नॉर्मलाइजेशन हो, फिर न्यूक्लियर समझौते की बात आगे बढ़े। ट्रंप इस उलझन को काटना चाहते हैं, यानी सऊदी अरब अगर परमाणु ऊर्जा वाला समझौता चाहता है तो उसे इजराइल से दोस्ती करने की शर्त पूरी नहीं करनी होगी। इसी दौरे पर एक और बड़ा सौदा होने की उम्मीद है। सऊदी अरब इस दौरे में $100 अरब से ज़्यादा की अमेरिकी हथियार डील का ऐलान कर सकता है। इसमें मिसाइल सिस्टम, रडार, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और बाकी डिफेंस टेक्नोलॉजी शामिल है। इसके साथ साथ ट्रंप कोशिश कर रहे हैं कि एक नई अमेरिकी सऊदी डिफेंस पैक्ट की नींव रखी जाए। अब कतर और यूएई की बात करते हैं। यूएई में ट्रंप की मुलाकात होगी राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से। यहाँ भी एजेंडा इन्वेस्टमेंट है, खासकर हाईटेक सेक्टर्स में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स, एनर्जी और मैन्युफैक्चरिंग। मार्च 2025 में यूएई ने ऐलान किया था कि अगले 10 सालों में अमेरिका में इन सेक्टर्स में $1.4 ट्रिलियन निवेश करेगा। ट्रंप ये भी चाह रहे हैं कि बाइडेन के दौर में जो टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट पर रोक लगी थी उसे हटाया जाए। यूएई चाहता है कि अमेरिका उसे माइक्रोचिप्स और एआई से जुड़ी टेक्नोलॉजी बेचने दे। कतर में ट्रंप की मुलाकात होगी अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से। यहाँ का एजेंडा है सैन्य साझेदारी। कतर में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है। ट्रंप के दौरे में सीरिया का मसला भी उठ सकता है, क्योंकि कतर के रिश्ते सीरिया के नए राष्ट्रपति अहमद अल शरा से अच्छे हैं। कतर चाहता है कि अमेरिका सीरिया पर लगे प्रतिबंधों को थोड़ा ढीला करे। साथ ही कतर गजा युद्ध को रोकने की मध्यस्थता में भी आगे है। ट्रंप से इस पर भी बातचीत होनी लगभग तय है। इसी दौरे के कुछ और छोटे मोटे मकसद भी हैं। मिडिल ईस्ट के नक्शे में एक हिस्सा है पर्शियन गल्फ, जिसे अरब देश अरेबियन गल्फ कहते हैं। अमेरिका इसको सदियों से पर्शियन गल्फ कहता रहा है, लेकिन ट्रंप उसे अरेबियन गल्फ या गल्फ ऑफ अरेबिया कहने की तैयारी में है। ट्रंप ने प्रेस से कहा है कि इस दौरे पर वो इस पर फैसला ले सकते हैं। ये छोटा सा नाम का फेर असल में इतना छोटा है नहीं। ईरान इसे सीधा दुश्मनी मानता है। उनके विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि अगर अमेरिका ने पर्शियन गल्फ का नाम बदलने की हिमाकत की तो ये हर ईरानी के लिए अपमान होगा और ये एक शत्रुतापूर्ण इरादा होगा। ईरान का तर्क है कि पुराने नक्शों, ऐतिहासिक दस्तावेजों में यह हिस्सा उनका रहा है और इसे पर्शियन गल्फ ही कहा जाता है, जबकि सऊदी, यूएई, इराक और बाकी अरब मुल्क इसे अरब खाड़ी कहने पर अड़े हैं। 2012 में ईरान ने गूगल को धमकी दी थी जब उसने अपने मैप्स से इस रास्ते का नाम ही हटा दिया था। 2023 में जब इराक ने गल्फ कप को अरेबियन गल्फ कप कहा तो तेहरान ने इराक के राजदूत को तलब कर दिया था। अगर अमेरिका ये नाम बदल देता है तो इसका मतलब होगा कि उसने खाड़ी के अरब देशों के साथ खड़ा होना चुना है और ईरान की मुखालिफत। ये था ट्रंप का गल्फ दौरा। अब रूस यूक्रेन जंग की बात करते हैं। ट्रंप की रातों की नींद उड़ चुकी है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट किया है कि ये नींद उड़कर कहीं रूस यूक्रेन की सरहदों में खो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक एक प्राइवेट कमरे में ट्रंप से पूछा गया कि सर, विदेश नीति से जुड़ी आपकी सबसे बड़ी चिंता क्या है? ट्रंप का जवाब था रूस यूक्रेन जंग। उन्होंने कहा, पुतिन बहुत टेढ़ा खिलाड़ी है, उसे पूरा चाहिए, पूरा का पूरा यूक्रेन। ये वही ट्रंप है जो चुनावी रैलियों में कहते थे अगर मैं व्हाइट हाउस में होता तो यूक्रेन में जंग शुरू ही ना होती। ये भी कहते थे कि राष्ट्रपति बनते ही पहले ही दिन इस जंग को रोक दूंगा। लेकिन अब ट्रंप की दूसरी पारी के 100 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं और जंग जारी है। ट्रंप को दुनिया की राजनीति बड़ी आसान लगी थी, लेकिन अब यही राजनीति उन्हें दांतों से चने चबवा रही है। ट्रंप टीम ने जब रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता करनी शुरू की तो उसने सबसे पहले प्रस्ताव रखा कि दोनों पक्ष पहले 30 दिनों के बिना शर्तपूर्ण युद्ध विराम के लिए तैयार हों और इस युद्ध विराम के दौरान एक जंग खत्म करने का व्यापक प्लान बने।
यूक्रेन तो मान गया, लेकिन रूस ने पूर्ण युद्ध विराम पर हामी नहीं भरी। इसके बाद एक सीमित युद्ध विराम हुआ था। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर यानी ऊर्जा ढांचे और ब्लैक सी सीज फायर यानी समुद्र में युद्ध विराम हुआ। हालांकि दोनों पक्षों ने इनके उल्लंघन के आरोप भी लगाए। खैर जो भी हो, लेकिन इतने से युद्ध रुकने की हालत पैदा नहीं होनी थी, इसलिए बातचीत आगे जारी रही। 10 मई को 4 यूरोपीय देश फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और पोलैंड के नेता यूक्रेन पहुंचे। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, पॉलिश प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क, नए जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टॉर्मर। इसी दिन इन 4 देशों ने मिलकर रूस से अपील की कि वो बिना शर्त 30 दिनों का युद्ध विराम जो है उस पर हामी भरे। वहीं ट्रंप वाला प्लान, जिसे रूस ने पहले ठुकरा दिया था, 12 मई तक का अल्टीमेटम दिया गया था। प्रस्ताव ठुकराने पर कड़े सैंक्शंस लगाने की बात कही गई थी। हम इस बात पर सहमत हुए हैं कि 12 मई से कम 30 दिनों के लिए बिना शर्त युद्ध विराम होना ही चाहिए। हम सबकी रूस से यही मांग है। हम जानते हैं कि इसमें हमें अमेरिका का भी समर्थन है। मैं बता दूं, बिना शर्त युद्ध विराम का मतलब है बिना किसी शर्त के। 11 मई को पुतिन ने इस प्रस्ताव को सीधा जवाब देने के बजाय दूसरा प्रस्ताव रख दिया। उन्होंने रूस और यूक्रेन के बीच तुर्की में सीधी बातचीत की पेशकश की। 2022 में जो शांति वार्ता रोकी गई थी, उसे हम दोबारा शुरू करने का प्रस्ताव रख रहे हैं। इस बातचीत को बिना किसी शर्त के शुरू करने के लिए मैं खुद जोर दे रहा हूं। हम अगले गुरुवार यानी 15 मई को इस्तांबुल में बातचीत करने की पहल कर रहे हैं। इस्तांबुल में पहले भी ऐसी वार्ता हो चुकी है, पर सफल नहीं हो पाई थी। रूस का कहना था कि यूरोपीय देश सिर्फ यूक्रेन को राहत देने के लिए ये सीज फायर चाहते हैं, ताकि वो फिर से सैन्य तैयारी कर सके। पुतिन के इस प्रस्ताव के बाद 11 मई को ट्रंप ने यूरोपियन देशों की कूटनीति पर पानी फेर दिया और ज़ेलेंस्की से कहा कि उन्हें यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए। इसके बाद 11 मई को ही ज़ेलेंस्की ने ऐलान किया कि वो इस्तांबुल जाएंगे और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का वहीं इंतजार करेंगे। मैं आने वाले 15 मई को तुर्की में रहूंगा। मुझे पर्सनली वहां पुतिन का इंतजार रहेगा। उम्मीद है कि इस बार पुतिन मना करने की वजह नहीं ढूंढेंगे। हम बातचीत के लिए तैयार हैं ताकि युद्ध खत्म किया जा सके। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने हमारा समर्थन किया है। बाकी सभी नेता भी इसका समर्थन कर रहे हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तय्यप एर्दोगान ने इस मुलाकात का स्वागत किया। रूस और तुर्की के विदेश मंत्रियों ने भी इस प्रस्ताव पर फोन पर बातचीत की, लेकिन अब रूस की ओर से अभी तक ये साफ नहीं हुआ कि पुतिन ज़ेलेंस्की से मिलने जाएंगे या नहीं। पुतिन भी इस पर अभी चुप हैं। अगर वाकई पुतिन और ज़ेलेंस्की 15 मई को आमने सामने आ जाते हैं तो ये दिसंबर 2019 के बाद उनकी पहली मुलाकात होगी। इस मीटिंग के आसार पैदा हो ही रहे थे कि अब ट्रंप ने खुद कह दिया कि वो भी इस्तांबुल जा सकते हैं। मुझे लगता है कि रूस और यूक्रेन के बीच तुर्की में 15 मई को होने वाली बैठक से अच्छी खबर आने वाली है। दोनों नेता वहां जाने वाले हैं। मैं भी वहां जाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं उस दिन कहां पर रहूंगा। मुझे बहुत सारी बैठकें करनी है, पर यह भी हो सकता है कि मैं वहां जाऊं। ये सब खत्म करना जरूरी है। हमें हर हफ्ते 5000 लोगों की जान बचानी है। हालात बहुत बदतर हैं। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने उनकी इस बात का स्वागत भी किया है। Президент Ердоган висловив повну готовність. राष्ट्रपति एर्दोगान बैठक में आने के लिए तैयार हैं। ये जरूरी है कि राष्ट्रपति ट्रंप भी बैठक का पूरा समर्थन करें। हम चाहेंगे वो तुर्की में आएं। आज हमारे साझेदार अमेरिकी और यूरोपियंस के साथ कूटनीतिक स्तर पर बहुत काम हुआ। Було також сьогодні हमने जानकार से पूछा, तुर्की में क्या हो सकता है? क्या रूस यूक्रेन सीज फायर की ओर निर्णायक कदम बढ़ा सकते हैं? ट्रंप का इसमें क्या रोल हो सकता है? देखिए, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बहुत पहले से इसमें एक सीज फायर चाहते हैं इस वॉर में। जब वो कैंडिडेट रहे थे पिछले साल नवंबर में, और उसके बाद जब से वो राष्ट्रपति बने जनवरी में, तब से उन्होंने कोशिश की है और हर बुनियादी कोशिश करने की कोशिश की है कि किस तरह से रशिया और यूक्रेन का वॉर रुक जाए। तो क्योंकि थर्सडे को इस तरह की मीटिंग हो सकती है, ज़ेलेंस्की वहां पे आने वाले हैं। ज़ेलेंस्की ने खुद ने कहा है कि अगर ट्रंप वहां पे आएंगे तो शायद कुछ निर्णायक हो सकता है। और आई थिंक उसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाया डोनाल्ड ट्रंप ने। उन्होंने कहा कि अगर वहां पे रशिया आता है और रशियन प्रेसिडेंट आ सकते हैं और किसी तरह से भी सीज फायर हो जाए, तो ही वुड नॉट माइंड गोइंग टू टर्की। और वो उनका, क्योंकि ये जो मिडिल ईस्ट का दौरा है 3 देशों का, ही विल ऐड अनदर नेशन टर्की इनटू दैट, और वहां रुक के वो इस तरह से सीज फायर का ऐलान कर सकते हैं। ये उनकी मंशा है। अब ये होगा या नहीं होगा, किस स्वरूप में होगा, ये हमें देखना होगा। लेकिन एटलीस्ट उनके इंटेंशंस जो हैं वो ये बता रहे हैं कि वो चाहते हैं कि रशियंस और यूक्रेनियंस वहां पे मिले
और अगर कोई पीस डील अनाउंस वहां पे हो जाए तो दैट वुड बी रियली गुड फॉर प्रेसिडेंट ट्रंप, और एक और विक्ट्री वो क्लेम कर सकते हैं सीज फायर की। ट्रंप के ऐलान के बाद कूटनीति और भी तेज हुई। तस्वीर में आए अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो। ट्रंप की पहल के बाद उन्होंने ब्रिटेन, फ्रांस, EU, जर्मनी और पोलैंड के विदेश मंत्रियों से बात की। उधर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने तुर्की के अपने समकक्ष से फिर बातचीत की। तुर्की के राष्ट्रपति रचिप तैयप अर्दोआन का भी इस प्रस्तावित बातचीत से जुड़ा एक बयान आया है। रूस, यूक्रेन, अमेरिका और यूरोप ने बातचीत करने पर सहमति जता दी है। हम एकमात्र देश हैं जिस पर सभी पक्षों का विश्वास है। हम इस बैठक में शामिल होने के लिए तैयार हैं। इसे होस्ट करने में हमें खुशी होगी। आशा है कि नई खिड़की खुलेगी। उम्मीद है कि ये मौका बर्बाद नहीं होगा। इसके अलावा यूरोप के कई लीडर्स और चीन ने भी रूस और यूक्रेन के बीच इस बातचीत से पहले अपनी प्रतिक्रिया दी है। सुनिए। यूक्रेन संकट के मुद्दे पर चीन का पक्ष हमेशा स्पष्ट रहा है। हम शांति के लिए सभी कोशिशों का समर्थन करते हैं। आशा करते हैं कि ये बैठक निष्पक्ष, स्थायी और बिना रुकावट के हो। बातचीत से हल निकले और सभी पक्ष इस पर हामी भर दें ताकि यूक्रेन संकट का राजनीतिक समाधान हो सके। कल यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि वो इस्तांबुल में पुतिन के साथ मिलने के लिए सहमत हो गए हैं। ये दूसरी बार है जब उन्होंने बड़ी रियायत दी है। अब हम सभी को समझदारी दिखानी चाहिए। अगर पुतिन गंभीर होंगे तो शांति ही चाहेंगे, अगर नहीं होंगे तो हमें और भी कड़े प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार रहना चाहिए। वक्त आ गया है कि व्लादिमीर पुतिन यूरोप में शांति के लिए सीरियस हो जाएं, युद्ध विराम के लिए सीरियस हो जाएं और शांति वार्ता के लिए भी सीरियसनेस दिखाएं। शांति वार्ता शुरू करने के लिए सबसे पहले सीज फायर जरूरी है। अभी ऐसी स्थिति तो नहीं दिख रही है। हमें ये देखना होगा कि क्या रूस सच में यूक्रेन के साथ बातचीत के लिए तैयार है, और अगर ऐसा नहीं है तो हमें रूस पर दबाव डालना होगा। आपने ट्रंप के दौरे का हर वो पक्ष समझ लिया जो आने वाले दिनों में घट सकता है, लेकिन एक चीज ऐसी भी है जो नहीं हो रही और उसकी बात जरूरी है। ट्रंप के इस दौरे में इजराइल साइडलाइंड है। ट्रंप जब अपने पहले कार्यकाल में सऊदी गए तो उसके बाद इजराइल भी पहुंचे थे, लेकिन इस बार उन्होंने इजराइल को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। इसी बीच अमेरिका और हमास के बीच एक अमेरिकी इजरायली बंधक एडन अलेक्जेंडर की रिहाई को लेकर बातचीत भी हुई, जिसमें इजराइल को शामिल नहीं किया गया। ऊपर से ट्रंप ने हूती विद्रोहियों पर बमबारी बंद करने का भी फैसला ले लिया है, वो भी उस वक्त जब एक हूती मिसाइल इजराइल की राजधानी तेल अवीव के हवाई अड्डे के पास गिरी थी। अमेरिका ईरान परमाणु बातचीत में भी ट्रंप प्रशासन ने सिंगल हैंडेड नीति अपनाई। यानी अब आप ये सवाल उठा सकते हैं कि क्या अमेरिका वाकई अब भी इजराइल का वही आयरन क्लैड एलाय है या नहीं। इस सवाल का जवाब जब साफ होगा तब उसकी चर्चा करेंगे। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। शुक्रिया, शुभ रात्रि।